नमस्कार, मैं अखंड पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार बिल्कुल सीमित दायरे के अंदर आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एक टेंस दायरे में 70-80 अंकों के आसपास का रेंज रही निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं, 65 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर बंद हुआ और निफ्टी भी 17 अंकों की गिरावट साथ बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैटिश टोन पर रहे, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव बायस रहा। तो एडवांस डिक्लाइन जो आज सुबह 1500-1600 शेयर तेज़ी में थे, वही 1500-1600 शेयर या 1900 शेयर आदर मैक्स तेज़ी में रहे और डिक्लाइंस में 900-1000 शेयरों के आसपास का डिक्लाइन। तो मतलब एक रेंज के अंदर जो इंडेक्स की शुरुआत हुई थी, उसी रेंज के अंदर इंडेक्स आके क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर था आज आईटी की तरफ से, जहाँ पे टीसीएस के नंबर्स आए। नंबर्स थोड़े से वीक थे और बायबैक का प्राइस 4150 आया। 17,000 करोड़ रुपये का बायबैक है, फिफ्थ बायबैक कंपनी की तरफ से, जिसके बाद थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 1-1.5% की बिकवाली टीसीएस में रही और बाकी इन्फोसिस में फर्स्ट हाफ में टीसीएस का ओवरहैंग लिया, लेकिन नंबर्स हैं अभी उसके भी। तो इन्फोसिस एचसीएल के नंबर्स अभी पेंडिंग है, लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं। उन नंबर से पहले वहाँ प्रेशर था, तो आईटी थोड़ा बहुत बिकवाली में रहा, 1-1.5% के आसपास का दबाव रहा, लेकिन मिड कैप आईटी अच्छी तेज़ी में था, पार्टिसिपेट कर रहा था, जो आउट परफॉर्म कर रहा था रादर फ्रंट लाइन के कंपैरिजन में। इसके अलावा आज बैंक्स में बाइंग थी, हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे थे। मिसाल के तौर पे आईटीसी आज पार्टिसिपेट कर रहा था, रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा था, टाइटन पार्टिसिपेट कर रहा था। आज आईटी में दबाव था तो रियल्टी साथ साथ उसके भी प्रेशर में वो भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी, अलग अलग न्यूज़ फ्लोज पे रिएक्शन आ रहे थे। अलग ऑर्डर आया वो ईपीएस लिमिटेड में, तो वहाँ पर एक अच्छा मूव आया, 2-3% की शुरुआती तेज़ी थी। पतंजलि का Q2 अपडेट आया तो शुरुआत में नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसे ही लाइकवाइज अलग अलग इवेंट, डेल्टा कॉप के नंबर आए तो फर्स्ट हाफ में तेज़ी, फिर बिकवाली। तो ऐसे करके वहाँ पर रिएक्शन अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिला। बड़े ट्रिगर्स में अभी अवेटेड, अब तो नंबर अर्निंग सीजन शुरू है, तो अब क्यों अभी तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक के नंबर आने हैं, तो पहले तो बाजार उसको देखेगा। फिर एचडीएफसी लाइफ के नंबर है कल, उसको मार्केट वॉच करेगा। फिर वीकेंड पे एचडीएफसी बैंक वगैरह के नंबर्स भी हैं, तो मतलब आएंगे। मंडे को होगी मीटिंग, संडे को इनके नंबर्स हैं जिनको बाजार देखेगा। प्लस ये इसराइल माफ़ कीजिएगा, इसराइल और हमास का जो चल रहा है टर्मोइल, ये कितना और एक्सटेंड होता है इस पर डिपेंड करता है। तो ये वीकेंड पे इसके ऊपर भी नज़र रहने वाली है। बाकी अदरवाइज मेटल में आज थोड़ी बहुत बाइंग थी, ऑटो में थोड़ी बहुत बाइंग थी। फेस्टिव सीजन का आगाज़ हो ही रहा है, अब श्राद्ध पीरियड ख़त्म होते ही पिकअप आना शुरू हो जाएगा, तो वो एक पार्ट है, इसको भी आप क्लोजली वॉच करोगे। आज क्यूएसआर स्पेस बाइंग में था, जुबिलेंट डे हाई पर बंद हुआ। इवन जोमेटो बढ़िया तेज़ी में रही, नए साल के हाई पे पहुंच गया फिर से। लिकर में बाइंग थी, यूनाइटेड स्पिरिट्स वगैरह चले थे। तो ऐसे करके स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी, और बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ सेलेक्टिव मूव जो है वो स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों पर भी, जो कि फेसबुक और यूट्यूब पर आए हैं। सबसे पहले, हाय सर, अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट करना पर आपकी राय, कौन से प्लेटफॉर्म इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है? काजी साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि अनलिस्टेड में ऐसा क्या मिल जाएगा जो लिस्टेड में नहीं मिल रहा। अगर आपको इतनी अच्छी वैल्यू मिल रही है बाजार में लिस्टेड में, तो अनलिस्टेड में क्या होने वाला है? ऐसा एक फ़ायदा एक नुकसान ही बताता हूँ। फ़ायदा ये है कि आप कहोगे कि जब वो आईपीओ में आएंगे तो बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग होकर मिलेगी, मिसाल के तौर पे एनएससी, जिसको सबसे ज़्यादा लोग बेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक नुकसान भी है कि जैसे रिलायंस रिटेल, जब वो अनलिस्टेड में थी तो उसको प्रमोटर ने बायबैक कर लिया छोटी सी इक्विटी का पैसा देके, तो 2600 पर अनलिस्टेड में ट्रेड करता था, 1200 में बायबैक हो गया। और कोई रेगुलेशन नहीं एज ऑफ नाउ बड़ा, आपको कोई क्वार्टरली नंबर नहीं मिल रहा है, कुछ आइडिया नहीं लगेगा। सो आप वो चॉइस है, मतलब कोटक मेरे को पता है जो शायद कराता है अनलिस्टेड में ट्रेड या इन्वेस्ट, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन मतलब कभी मुझे अनलिमिटेड ये लिस्टेड स्पेस से ही फुर्सत नहीं मिली कि इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहीं दिखती रहती है हर टाइम, तो मैं अनलिस्टेड में क्यों ही जाऊँ, वहाँ क्यों ही देखूँ कुछ ऐसा जो वैल्यू बना के दे। यहीं इतनी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी और इतनी लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी कि मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है लिक्विडिटी, जो आपको रियलाइज़ नहीं होती। आप ऐसे समझो कि कोई ऐसा लो वॉल्यूम लो फ्लोट का शेयर लेकर देखो और माल बेच कर देखो, तो 100 रुपये का शेयर लोगे 110 में आएगा, बेचने जाओगे 90 में बिकेगा। तो ये लिक्विडिटी का इशू है। लेकिन आईटीसीएस एक्टिव शेयर, रिलायंस एक्टिव शेयर में आप खरीदारी करते हो तो तुरंत का तुरंत खरीद जाता है, तुरंत तुरंत बिक जाता है। तो ये लिक्विडिटी आपको सिर्फ यहीं मिलती है लिस्टेड स्पेस में, अनलिस्टेड में नहीं है। सो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना। और कैपिटल प्रोटेक्शन अगेन वो भी मस्ट है, और रेगुलेशन उनको भी आप जरूर देख लेना। ओके 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 सर, अल्ट्राटेक 10 शेयर है 6000 रुपये, शुड आई एवरेज अप नाउ और एग्जिट एट प्रॉफिट और जस्ट वेट विदाउट डूइंग एनीथिंग?
ममता मैम, पहली चीज़ तो साइक्लिकल नहीं होता सीमेंट। बोला जाता है कि आमतौर पे सीमेंट की डिमांड पिकअप करती है मानसून के बाद, और मानसून की ड्यूरेशन थोड़ा लल टाइम होता है, तो ये साइक्लिकल नहीं बोलूँगा इसको मैं। इसकी जो पीक डिमांड और लीन डिमांड है, ये ऐसा कुछ होता है इंस्टेड ऑफ साइक्लिकल। सो और अल्ट्राटेक तो इज़ अगेन द बेस्ट व्हाट यू बॉट। और अगर आपने मतलब वॉट एवर क्वान्टिटी आपने 6,000 रुपये लिया है, लेकिन द प्राइस इज़ द बेस्ट एंड क्वालिटी इज़ द बेस्ट। सो अब आप कुछ मत करो, बैठो शांति से। वन, सो इसके बाद अब आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं, उसमें आता है ACC अंबुजा, थर्ड बेस्ट सीमेंट कंपनी, श्री सीमेंट सेकंड बेस्ट सीमेंट कंपनी। इसके अलावा थर्ड हो गई वो, फिर देन कम्स नुवोको फिफ्थ है, फोर्थ है मेरे ख्याल से बिरला सॉफ्ट एंड नुवोको एंड देन JK लक्ष्मी एंड JK सीमेंट। सो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन कभी जब नीचे मिले तो आप कॉल ले सकते हो। प्रेफरेबल वुड बी JK सीमेंट इन केस आप चाहो तो। बिरला क्योंकि दो कंपनी अच्छी है, बट द प्रॉब्लम है इसकी, बिरला सॉफ्ट नहीं सॉरी, और बिरला कॉप में प्रॉब्लम बस ये है कि वो बहुत समय चला नहीं है, और वहाँ पर हमेशा वो चीप वैल्यू पे रहता है, लेकिन फिर भी मूवमेंट नहीं आता, पता नहीं क्यों। सो वो एक वैल्यू वाइज साउंड है, बट अगेन मोमेंटम थोड़ा स्लो रहता है उसमें। बाकी ACC अंबुजा में अभी वो न्यूज़ फ्लोज काफ़ी हैं अदानी समूह को लेकर, सो इसलिए उसको छोड़ दो। बाकी श्री नीचे मिल जाता बात है, लेकिन बेस्ट इज़ अल्ट्रा, और उसमें आप कुछ मत करो, शांति से बैठो, आराम से पोर्टफोलियो स्टॉक बना के छोड़ दो उसको। विद टाइम बोनस स्प्लिट आया तो बात अलग है। प्ले करना चाहो इसी की प्रॉक्सी स्टोरी आप ग्रासिम में प्ले कर सकते हो, वो अल्ट्राटेक की होल्ड को भी है, तो उसको आपके प्ले करना चाहो तो प्ले कर लो, अगर आप प्रॉक्सी स्टोरी प्ले करना चाह रहे हो तो। CE इन्फो 2200 रुपये पे। संगीता में बहुत ऊपर जाके नहीं लिया आपने, पहले नीचे था तब ज़्यादा बेटर था, बट अगेन मतलब 2-3 मार्की इन्वेस्टर इस कंपनी के साथ हैं, इसलिए थोड़ा ये ज़्यादा स्टीम लिए बैठा है अभी। बट अगेन वैल्यू वाइज महंगा स्टॉक काफ़ी चला है, नई गाड़ियों के साथ टाई अप, डिफेंस का टाई अप, इन सब की बातचीत है, बट क्योंकि नया IPO है और स्टोरी बहुत फैंसी है, तो अगर कैपिटल मिल रहा है तो निकल जाएंगे। कि आप बहुत ऊपर के लेवल पर एंटर हैं तो अभी तो आप बेचोगे तो हो नहीं, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि या तो इसका EPS एक्सपैंड करे, वरना PE बहुत महंगा है, तो उसको नीचे लाने के लिए EPS को चलना ही पड़ेगा। अगर अर्निंग सपोर्ट नहीं करती है तो कितनी भी अच्छी स्टोरी क्यों ना हो, वो वर्थलेस है। आप किसी भी अच्छी से अच्छी स्टोरी में जब तक प्रॉफिट में वो नहीं रिफ्लेक्ट करती तब तक वर्थलेस है। सो इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान रख के एंटर करना। चला बहुत है, इसलिए थोड़ा स्केप्टिकल रहना इसमें। जब कोई शेयर डिविडेंड देता है तो उसकी करंट प्राइस उसी रेशियो में गिर जाती है, तो फिर टपारिया टूल 77 का डिविडेंड कैसे दे रहा है जबकि उसके शेयर का प्राइस उस वैल्यू से सिंगल डे में ही है? व्हाट इज़ द मैथमेटिक्स? सिंह साहब, बहुत सीधी मैथमेटिक्स है। इस कंपनी को जरा आप खोल के देखना है, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है 1, और जो पब्लिक होल्डिंग है वो भी सारे प्रमोटर हैं 2। सो बट वो दे आर नॉट इन द प्रमोटर एंटिटी, और वो सब है फैमिली। ये श्री सीमेंट ग्रुप की कंपनी है, टपारिया टूल, इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया था इसको। सो व्हाट प्रमोटर इज़ डूइंग इज़ कि वो जो कैश जनरेट हुआ है, वो प्रमोटर ने जितना डील में दिया हुआ है वो सब कैश फ्लो के थ्रू अपने पास वापस ले रहे हैं, डिविडेंड के थ्रू। और क्योंकि इक्विटी इतनी मतलब लिमिटेड है या इतनी कंट्रोल्ड है कि आप कोई भी डिविडेंड दोगे तो आपको क्या लगता था कि वेदांता का डिविडेंड आपको मिला है? नहीं, वेदांता का डिविडेंड प्रमोटर को मिला था, तो प्रमोटर सबसे बड़ी होल्डिंग होती है, तो वेदांता के डिविडेंड में ऑटोमेटिकली आप लोग भी शेयर होल्डर थे, इसलिए आपको मिलता था। सो लाइक वाइज अब यहाँ पर डिविडेंड दे रहे हैं प्रमोटर को, और क्योंकि रिटेल पब्लिक है ही नहीं तो इसलिए उनको मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए इसका एडजस्टमेंट जब होता है, जिस दिन डिविडेंड एक्स होता है, वो आपको इंडिकेटिव में नेगेटिव नहीं दिखेगा कभी, क्योंकि वो खुलता ही उसी भाव पर है, क्योंकि नीचे से तो कंट्रोल्ड इक्विटी है, तो क्या ही डिमांड आएगी, कौन सप्लाई करेगा, कौन डिमांड लेगा? तो शेयर ही आपके पास है सारे, तो आप कैसे लोगे? अब आप कहोगे इसमें रेगुलेटर कहाँ है, तो रेगुलेटर लीगली कहेगा कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 70% है, 60% है, 65% है, जो भी है। पब्लिक शेयर होल्डर इतनी है, ये रही। पब्लिक शेयर होल्डर कौन है जी? वो किसी भी फैमिली का हिस्सा भी हो सकते हैं, क्लोज फैमिली एंटिटी है, कल को डीलिस्ट कराना चाहो करा लूँ, क्या दिक्कत है? सो इस तरह की एंटिटी है, इसलिए आप इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है मत जाइए, इसकी ज़रा प्रमोटर और जो इन्वेस्टर हैं उनके बारे में पढ़िए, तो आपको ज़्यादा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। वी वांट TCS बायबैक, शुड वी टेंडर और कंटिन्यू होल्डिंग द शेयर फॉर लॉन्ग टर्म? अनिल जी देखो, अभी एक ऑफिस में कलीग है, उससे मेरी बात हो रही थी, तो ही ऑन माई एडवाइस ही हैज़ बॉट अराउंड 3,000 रुपीज़ पे TCS, तो 3100 या 3,000 रुपये की रेंज में TCS। तो मुझसे बोला सर मैं बायबैक कर दूँ, टेंडर कर दूँ? तो देखिए 4150 रुपये पे इसका शेयर का बायबैक टेंडर प्राइस है, तो आपके पास दो चॉइस हैं कि या तो आप शेयर टेंडर कर दो, तो
करीब करीब 3.5% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है, जो आशीष ने भी कैलकुलेट करके समझाया भी था आपको। वो कुछ ऐसे आ रहा है कि जो आम तौर पे टीसीएस का बायबैक होता है, उस बायबैक का, किसी बायबैक का जो रिटेल हिस्सा है वो 15% के आसपास कंपलसरी होता है। तो 15% कंपलसरी का मतलब होता है जो भी शेयर होल्डर 2 लाख से कम शेयर रखते हैं इस कंपनी में, उनको शेयर रिटेलर में काउंट किया जाता है। तो टीसीएस के 4.5% हिस्सा जो है वो रिटेलर है, बाकी सब HNIs एंड ऑल है। तो रिटेलर 4.5% यानी करीब 65 लाख शेयरों के आसपास मोटा मोटा बैठता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 21 लाख शेयर शायद हो रहे थे टेंडर, वो नंबर थोड़ा मिस करो, लेकिन 4.5% तक का रखते हैं। सो 3.5% के टेंडर में आप जाओगे, यानी कि आप 100 शेयर देते हो तो 4 शेयर आपके कहीं एक्सेप्ट होंगे, 3 या 4 शेयर। ये एक्सेप्टेंस रेशियो बैठा है टीसीएस का। तो आप चाहो तो टेंडर कर दो 4 शेयर ही जाएंगे, प्रोबेबिलिटी है। 4 शेयरों का प्रॉफिट आ जाएगा कितना, मोटा मोटा आज 3500 रुपये है तो 600 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2400 रुपये मैक्सिमम गेन आपका आ सकता है, मैक्सिमम, अगर 100% सब के सब टेंडर करते हैं तो रिटेलर्स। और अगर कोई नहीं करता तो ये रेशियो और बढ़ जाएगा। सो वो आपको बेनिफिट दे देगा थोड़ा बहुत। बट हैविंग सेड दैट, टीसीएस के केस में अब तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि टीसीएस ने बायबैक प्राइस तोड़ा नहीं है, वरना सारे टीसीएस के बायबैक्स को प्राइस को वो तोड़ के बंद हुआ है। और मुझे उम्मीद है देर सवेरी 4150 का बायबैक प्राइस तोड़ देगा। सो टीसीएस ईदर अ बायबैक और नो बायबैक, इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग, फॉर लाइफ। रेस्ट इज़ योर चॉइस। क्योंकि आप मुझसे लोग बोलते हैं कि इसी ग्रोथ स्लो है, ये है, वो है। आई एम नॉट डिनाइंग एनी ऑफ द थिंग, बट फ्यू थिंग्स यू कीप फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। तो ये उस तरह का, अब सोना 7% रिटर्न देता है, इक्विटी 15% देती है, तो घर से सोना तो नहीं बेच सकते ना आप। लाइकवाइज कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं ताकि आपके पास लिक्विडिटी रहे, कुछ स्ट्रॉन्ग रहे, डिविडेंड आए, और ये ग्रोथ है। आप मतलब एनी अदर स्टॉक यू फाइंड वर्थ होल्डिंग अदर देन टीसीएस, यू कैन होल्ड दैट। ऐसा नहीं सिर्फ टीसीएस सब कुछ है, आपको कोई और अच्छा स्टॉक मिलता है जो वर्थ है, जैसे अल्ट्राटेक था, वो वर्थ है। तो इस तरह कुछ आपके पास है तो आप उन्हें होल्ड करो। सो टीसीएस इस तरह का स्टॉक है जिनको आप होल्ड कर सकते हो फॉर लाइफ। तो टीसीएस, रिलायंस, HDFC बैंक एंड ऑल, तो ये कुछ जगहों पर रिटर्न तो आपको मिड कैप में बहुत मिल जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, या स्मॉल कैप में बहुत मिलेगा आगे चल के। लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो को देने के लिए ना एक ऐसे स्टॉक चाहिए होते हैं। तो ये स्टॉक को आप बायबैक में टेंडर करना चाहो कर दो, लेकिन आप बायबैक में टेंडर करके, अगर आपकी मतलब ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनकी 3600-3700 की खरीद है, वो बायबैक में टेंडर कर सकते हैं, उनको प्रीमियम मिल रहा है। लेकिन जिनकी 3000 की बायबैक की प्राइस है, वो टेंडर करके दोबारा 3000 में ले लेंगे, ऐसी उम्मीद लगा रहे तो चांसेस कम है। सो क्योंकि बायबैक का प्राइस नहीं टूटने देगा। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखकर आप कॉल ले लो, जैसा भी चाहो। कुछ यूट्यूब के सवाल भी ले लेता हूँ। हर गिरावट पर शेयर एक्यूमुलेट करते रहता हूँ, L&T, M&M, टाइसन, TCS, SBI। 15 से 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए होने के कारण मेरे प्रॉफिट बुक करने का मन नहीं करता, ना ही कैपिटल प्रोटेक्ट करने का। हेल्प मी सर। वो उसमें मैं कैसे हेल्प करूँ शिवांगी? वो तो आपका मन है, आप जैसा चाहो। आज नहीं करोगे कैपिटल प्रोटेक्ट, कल आधा हो जाएगा फिर करोगे। तो हर चीज़ तो आपको चाहिए नहीं मिल सकती ना, या तो सुबह मिलेगी या रात मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। तो या तो रात में जाग लो या दिन में जाग लो। तो दोनों चीज़ आप कैसे ले सकते हो? कैपिटल भी आपको चाहिए, प्रोटेक्ट भी नहीं करना, प्रॉफिट भी हमेशा चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। यू हैव टू बाइट द बुलेट समडे। आज कर लो अपनी स्वेच्छा से, और नकल बाजार करा देगा अपनी स्वेच्छा से। तो यू कैन नॉट विन द मार्केट एनी डे। आप में और बाजार में एक ही जन जीतता है हमेशा, हुआ है बाजार। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, आप कितने बड़े योद्धा क्यों ना हो, आज तक तो मैंने ऐसा कोई देखा नहीं जो बाजार से जीत पाया हो। रेस्ट आपकी मर्जी, आप भी ट्राई कर लो। कैपिटल प्रोटेक्शन इसलिए ताकि आपको एक बुरे दौर में पैसा हो आपके पास और शेयर लेने का। और अगर आप नहीं चाहोगे कोई बात नहीं, अपने आप ही बुरे दौर में एक बुरा दौर आएगा, सब समझ में आ जाएगा क्यों कहा था मैंने। प्लीज शेयर रिव्यू ऑन सनसेरा इंजीनियरिंग, प्रीकॉल, एंड्योरेंस विच इज़ गुड टू बाय एट CMP। प्रीकॉल में न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है। अगर आप ऑटो एंसलरी में जाना चाह रहे हो, सनसेरा, प्रीकॉल और एंड्योरेंस, प्रीकॉल इज़ बेटर आई थिंक, पुरानी हिस्ट्री के साथ है। और सनसेरा में भी कुछ कुछ माल लिया जा रहा है। दोनों ही ठीक हैं, सनसेरा और प्रीकॉल, अगर आप लेना चाह रहे हो। बट ऑटो एंसलरी है तो ज़रा देख लेना कि ये उस हिसाब से चलते हैं, ऑर्डर इन्फ्लोज के हिसाब से और बाकी चीज़ें। इस समय तो आप उनमें जाओ जो फेस्टिवल डिमांड को पिक करें। अगर आप मीडियम टर्म देख रहे हो तो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो सनसेरा इज़ गुड, बेटर कंपेरेटिवली। प्रीकॉल ज़्यादा लॉन्ग टर्म में चला नहीं है, मीडियम टर्म के लिए ठीक है। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रीज़ फॉर 2 years। रिस्पॉन्सिबल है या रिस्पॉन्सिव है? नम्रा सर मुझे रिस्पॉन्सिबल का तो नहीं पता, रिस्पॉन्सिव पता है। अगर रिस्पॉन्सिव पूछ रहे हो तो वो जो शीट बनाती है और बाकी कामकाज में कंपनी है, नया ऑल टाइम हाई पे स्टॉक कामकाज कर रहा है।
इस क्वार्टर के नंबर अच्छे आएंगे उनके, वैसे ये बात आपको बता दूं कि रेलवे के अच्छे ऑर्डर मिले थे उनको लास्ट क्वार्टर में, तो उनका इफेक्ट आना चाहिए इस क्वार्टर में, मतलब इस क्वार्टर में ही ऑर्डर मिला तो उसका इफेक्ट आना चाहिए। प्लस अच्छे फंड्स की बाइंग भी होने की बातचीत है, आप उसको देख सकते हो रिस्पॉन्सिव, नॉट फॉर 2 years बट फॉर मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म सिचुएशन सबको डिपेंड करेगा नंबरों पे, तो अभी मीडियम टर्म तो चल सकता है, लॉन्ग टर्म का नहीं आइडिया। और ओके, अल्ट्राटेक पे बातचीत हो चुकी। M&M फॉर लॉन्ग टर्म, माधवी जी, आई एम लकी टुडे, ऑल द फीमेल्स। एनीवेज माधवी जी, M&M इज़ गुड इनफ, बट एक ही फ्लॉ है कि चला हुआ है, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक खड़ा है। आप SIP वे में एंटर करो तो एक रीजनेबल सिचुएशन है आपके लिए, मतलब क्वालिटी वाइज कंपनी में एश्योर्ड रहो कि क्वालिटी में कोई कंसर्न नहीं है। फ्रॉम एंड टू एंड, बाइक टू टू व्हीलर टू कमर्शियल व्हीकल टू ट्रैक्टर, दे आर द बेस्ट। बट द प्रॉब्लम इज चला हुआ है, तो अब चले हुए स्टॉक को पकड़ने का एक ही तरीका होता है कि SIP करो, ऊपर जाए तो भी होती है SIP, नीचे आए तो भी होती है SIP। तो फॉल आएगा किसी फाइंड न्यूज़ फ्लो के दम पर या कोई ख़राब रिजल्ट है किसी चीज़ पर, तो आप एंटर कर जाना उस टाइम पर और आपका SIP और बढ़ा देना। तो एक कीप अ क्लोज वॉच ऑन योर SIP एंड भाव, एंड कीप योर SIP कंटिन्यू यू नो एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। MMTC के अपर सर्किट क्या कारण है अगर कंपनी का फंडामेंटल ख़राब है लगातार? तो बालू सर, ये किसने आपको बोला कि अच्छे स्टॉक और अच्छी कंपनी दोनों सेम चीज़ होती है? इस गलत फहमी में कभी मत रहना सर कि अच्छा कंपनी और अच्छा स्टॉक एक ही चीज़ होती है। अच्छा कंपनी को अच्छा स्टॉक फॉलो कर सकता है, अच्छे स्टॉक को अच्छी कंपनी कभी फॉलो नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो उसका स्टॉक आज तो कल फॉलो करेगा, लेकिन कोई कंपनी लॉस मेकिंग है और स्टॉक फिर भी चले जा रहा है, तो या तो प्रॉफिट में आए या स्टॉक को नीचे आना होगा। सो MMTC की पुरानी हिस्ट्री मैंने देखी हुई है और बहुत वियर्ड हिस्ट्री है और बहुत वियर्ड स्टॉक प्राइस था इसका, मतलब 32,000 भी देखा मैंने इसको, फिर इसमें एडजस्टमेंट आया, एडजस्टमेंट के बाद एक तरफा 1500 रुपया करीब एडजस्ट होकर आया था और वहाँ से टूट के शेयर पहुँच गया ये 20 रुपये 30 रुपये में, और वहाँ से ये चल रहा है लॉस के दम पर। तो मतलब इफ़ आई एम एन इन्वेस्टर आई वोंट बाय, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट दिखता है और प्रॉफिट यहाँ है नहीं। रही बात आपको अगर वैल्यू खेलनी है तो आप खेलो, मोमेंटम खेलना है खेलो, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि आप मीडियम टर्म मत खेलो या शॉर्ट टर्म मत खेलो, आपका अपना चॉइस है। बट मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में आपको एक स्टॉप लॉस लेके चलना है, लॉन्ग टर्म में आपको वैल्यू लेके चलना है। लॉन्ग टर्म में आप मतलब मल्टीपल टाइम में पैसा बनाते हो, मीडियम टर्म में आप परसेंटेज में बनाते हो, पर डे में आप चिल्लड़ में बनाते हो 1000-2000 रुपये टाइप्स। सो चॉइस इज़ आपकी, बट ऑलवेज अगर आप मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो स्टॉप लॉस की आप पोजीशन लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप वैल्यू देख के पैसा डालो, आप उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हो। ओके, बेक्टर फूड कोवाई में, थैंक यू सुभाष जी। बेक्टर फूड अभी भी आप बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोवाई मेडिकल एंड RR काबेल, सर RR काबेल इज़ बेटर दोनों में, बट अगेन ये चल बहुत तेज़ रहा है और अभी चलना शुरू हुआ है, सो शायद ये तेज़ी और रहेगी इसमें। बट लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो अगेन मेरा स्टांस सेम ही रहता है हर IPO के लिए कि पहला 1 साल हो जाने तक सिचुएशन नहीं क्लियर होती किसी भी IPO की। RR काबेल 2 अच्छी कंपनी है, आई नो द प्रमोटर वेरी वेल, लेकिन उनके केस में एक ही चीज़ है कि नियर टर्म में इतना चलना स्टॉक का और वैल्यूएशन का इतना महंगा होना, ये थोड़ा कंसर्न ज़रूर है। आप नियर टर्म देखना चाह रहे हो तो EMS लिमिटेड ठीक कंपनी है, ऑर्डर भी मिला उसको और वैल्यू भी ठीक है, उसमें 17 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, 1700 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 1800 करोड़ की मार्केट कैप है। और दूसरा ये RR काबेल के केस में बस यही ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस रखना, अगर आपके पास IPO अलॉटेड है तो थोड़ा पैसा निकाल लो, कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो और मुफ्त के शेयर के साथ अब बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोमेटो क्लियर हो ही रहा है ना, चल ही रहा है, फिर से तेज़ी आई गई, अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच ही गया, लेकिन समय लगा पैसा बर्बाद करने के बाद बहुतों का। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना इसमें भी। बिरला सॉफ्ट, राजेश जी मेरे ख्याल से 210 है आपके पास, तो आप 60 शेयर भी अगर निकाल दो तो आपकी बहुत हद तक कैपिटल निकल आएगी और बचे हुए शेयरों के साथ आप बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 कंपनी ठीक है, बायबैक भी अच्छे लिए थे उन्होंने विद टाइम, मिड कैप की वन ऑफ द प्रोमिनेंट फाइन कंपनी है, बट अगेन IT सिनेरियो है, सामने पैसा रखा है टेबल पर, तो लेकर निकलना थोड़ा सा अकलमंदी है। तो थोड़ी सी कैपिटल तो निकाल ही लो, इतनी बड़ी क्वांटिटी मत निकाल, चलो आप 20-30 शेयर ही निकाल दो, थोड़ा थोड़ा निकाल कर कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो, बाकी मुफ्त का शेयर जो बनता जा रहा है उनको आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, वेदांता रिकवरी चांस, बल्लभ सर टाइम लेगा,
लेकिन रिकवरी हो जानी चाहिए। मतलब क्यों टाइम ले सकता है? क्योंकि जैसे वो साइकिल वापस फेवर में आई, जैसे ही हिंदुस्तान जिंक के पास डिविडेंड आना शुरू हुआ, वेदांता अगेन एक अच्छा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक बन ही जाएगा। आपको प्रमोटर का इंटेंशन क्लियर ही है कि उनको डिविडेंड चाहिए, तो जैसे जैसे वहाँ से डिविडेंड आना शुरू होगा वैसे वैसे वहाँ डिविडेंड आएगा और आपको भी डिविडेंड यील्ड आने लग जाएगा। बट अगेन ये डिविडेंड से ज़्यादा इसकी स्टोरी पे भरोसा मत रखना कि आपको कुछ बड़ा मल्टी बैगर टाइप लग रहा हो, तो ऐसी उम्मीद मत रखना। यहाँ मर्जर, डीमर्जर, रीमर्जर, स्प्लिट, एडजस्टमेंट्स इतने हैं कि मैं इतने सालों से वेदांता को देख रहा हूँ और एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं निकाल सकता, क्योंकि पहले वो स्टरलाइट था, फिर सेसा स्टरलाइट हुआ, फिर सेसा गोवा स्टरलाइट का मर्जर, फिर केन का मर्जर, फिर ये वो इतना कुछ मिला मिलू के उन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया कि खुद ही को समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। मतलब मुझे तो नहीं आता, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो इतनी बड़ी एडजस्टमेंट होने के बाद अब आपको यही बोलूँगा कि बहुत बड़ी तेज़ी तो इसमें आ ही चुकी है। बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है विद टाइम, डिविडेंड ही बहुत दिया है, बट विद टाइम आपको डिविडेंड और मिल सकता है अगर हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देता है तो आप कॉल उस हिसाब से लेना। बहुत उम्मीदें मत रखना, लेकिन होल्ड करने में भी कोई खास बुराई है नहीं। ओके, पूना वाला फिनकॉप बने रहो मैम। अनीशा जी, मतलब चेंज ऑफ गार्ड इज़ द ओनली ट्रिगर जो मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से इसको आप होल्ड कर सकते हो। इसमें नया मैनेजमेंट आया है वो, प्लस के मिस्त्री साहब पहुंच गए वो, तो कुछ बड़ा होना चाहिए, कोई कंसोलिडेशन, कोई एक्विजिशन, और डीप पॉकेट भी है पूना वाला ग्रुप की। सो आप बने रहो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टाटा कम्युनिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म, एनी डे। प्रसन्नता सर, 800 रुपये से इसी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, आज भी यही बोलूँगा कि अगर आपके पास है तो आप होल्ड करो, नहीं है तो आप नीचे ले सकते हो। किसी फॉल में नंबर पे नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है लेने के लिए, एंड होल्ड इट। इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, गुड क्वालिटी स्टॉक। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं कर पाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे बातचीत हुई। कल पूना गया था किसी इवेंट में, इसलिए नहीं आया था, और आपसे मुलाकात हुई कल शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र पे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है, एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ वहाँ पर मैं। और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे रोज़ 3:30 बजे आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।